Hello everyone, my name is Saloni and I welcome to all of you in our YouTube classes Dear Mansur। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और ये जो आज की क्लासेस हैं यूपीपी के लिए होने वाली हैं, जीके की क्लासेस हैं। आप सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाइए और अभी सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके जरूर बैठा कीजिए सो दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करते रहें। ठीक है, आपसे कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। तो आज की सीरीज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारी सीरीज का पहला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? सभी लोग बताइए, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन आपके माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामाइट का या फिर ग्रामोफोन का। जवाब दीजिए सभी लोग। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी डायनामाइट, दे आर राइट। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो स्वीडन वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार की अगर स्थापना की बात करते हैं तो वो नोबेल फाउंडेशन द्वारा 1901 में की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सीरीज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए, वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके चालन, संवहन, विकिरण या फिर अभिवहन। तो वायुमंडल का जो ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? संवहन। जिन्होंने भी बताया है दे आर राइट। जो पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु होती है वो गर्म होके धाराओं के रूप में लंबवत उठती हैं। ठीक है, और वायुमंडल में तापमान का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत या तापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संवहन कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया? राजा बिंबिसार के महल को कौन से वास्तुकार ने बनाया ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके उदयन, कालाशोक, शुद्धोधन या फिर महागोविंद। सभी लोग बताएंगे। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी महागोविंद, दे आर राइट। जो वास्तुकार महागोविंद थे इन्होंने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। ठीक है, बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने गिरिव्रज को यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? गिरिव्रज। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं राजगृह। ठीक है, राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चलिए बताइए, सबसे प्राचीन वेद। ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। ट्राई टू गिव द आंसर। So whosoever has given the answer first, ऋग्वेद, they are right। ठीक है, जो ऋग्वेद है वो सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का आरंभिक स्रोत है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। इसमें मंडल की बात करते हैं तो इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ठीक, इसमें 10 मंडल हैं और इसके अलावा 1028 सूक्ति हैं। कितने? 1028 सूक्तियाँ। इसमें 1028 सूक्ति हैं। ठीक है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? ये बताना है आपको। महाभाष्य, रामायण, अष्टाध्यायी या फिर महाभारत। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य बताइए। तो जिनका भी जवाब है ऑप्शन नंबर बी रामायण, दे आर राइट। वैसे तो रामायण और महाभारत दोनों ही
400 ईसा पूर्व के हैं, ठीक है, 400 ईसा पूर्व के हैं। लेकिन क्रमशः अगर वाल्मीकि की बात करते हैं तो इन्होंने रामायण की रचना की थी। महाभारत व्यास द्वारा रचित है, ठीक है। और कालक्रम के अनुसार रामायण काल जो है महाभारत से पहले आता है, इसीलिए सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य रामायण को माना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट डायमंड और बिकमिंसर पुलेरिन किस तत्व के अपरूप हैं? ग्रेफाइट डायमंड और बिकमिंसर फुलेरिन किस तत्व के अपरूप हैं? ऑप्शन है आपके कार्बन, मॉलिब्डेनम, प्लूटोनियम या फिर ऑस्मियम। सभी लोग जवाब देंगे। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए कार्बन, दे आर राइट। जो ग्रेफाइट होता है, डायमंड, हीरा और बिकमिंसर फुलेरिन कार्बन के अपर रूप हैं। कार्बन अपनी संयोजकता के कारण जो विभिन्न प्रकार के अपरूपों यानी एक ही तत्व के संरचनात्मक रूप से भिन्न भिन्न बनाने में सक्षम होता है, ठीक है। ये किसके अपरूप हैं? कार्बन के हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन या फिर सूर्य का प्रसार? सभी लोग जवाब दीजिए। सौर ऊर्जा किसका स्रोत है? तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन, दे आर राइट, ठीक है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। और जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन कहलाती है, ठीक है। जब दो नाभिक होते हैं, जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक की निर्माण करते हैं तो नाभिकीय प्रक्रिया में ये नाभिकीय संलयन कहलाते हैं। और जब अलग होते हैं तो विखंडन कहलाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? बायोडिग्रेडेबल नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है आपके सब्जी, फल, केचुआ या फिर एल्यूमिनियम। तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम, दे आर राइट, ठीक है। जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु तथा फंगस के द्वारा जो वस्तुएं अपने संगठनों में टूट जाती हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ठीक है। जैसे सब्जी, फल, जीवों के मृत शरीर, ये सभी चीज़ें, ठीक है। लेकिन जो मानव द्वारा रसायनों के प्रयोग से निर्मित पॉलीथीन तथा एल्यूमिनियम फॉयल होता है, ये सब जैव अपघटित पदार्थ नहीं होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? बताइए, कर्नाटक में कहाँ स्थित है होयसलेश्वर मंदिर? बताना है आप सभी को। ऑप्शन है आपके हैलेविडु, वारंगल, हम्पी, हावेरी। बताइए। बात करते हैं होयसलेश्वर मंदिर की, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को, ठीक है। कर्नाटक के कहाँ पे है ये? हैलेविडु में है। जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, दे आर राइट। होयसलेश्वर मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है और ये कर्नाटक के हैलेबिडु नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण जो था वो 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के काल में हुआ था। किसके? राजा विष्णुवर्धन के काल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपको अल्फांसो डी अल्बुकर्क,
वास्को डी गामा, नूनो दा कूल्हा या फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी ये बताना है आपको। तो जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दे आर राइट। पुर्तगाली गवर्नर जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे उसने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था, यानी नीले पानी की नीति को लागू किया हुआ था। उसे शांत जल की नीति भी कहते हैं, ठीक है। उसको शुरू किया था कब? 1505 में। ये भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा गया था। और इसका जो अगर बात करते हैं इसके बीच का इंटेंशन क्या था कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कब्जा करना। ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी वो समुद्र में थी। जो पुर्तगीज़ थे उनकी नेवी पावर जो थी वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम थी, ठीक है। इनको कोई हरा नहीं सकता था। नेवी पावर की बात करते हैं उस टाइम पे जो है पुर्तगाल के अलावा जो फ्रांसिस थे, फ्रांस के लोग थे, वो लोग भी यहाँ पे आते थे, इंडिया में आते थे व्यापार करने के लिए। लेकिन ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या होता था कि इन्हें एक तरीके से टैक्स देना होता था पुर्तगालियों को। उसके बिना वो कोई भी अगर गुड्स लेके जाते हैं तो उनके गुड्स को डुबा दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करते हैं पुर्तगाली जो थे, इनकी जो नेवी थी इतनी सुप्रीम थी। सुप्रीम क्यों थी? उनके पास पावर थी। इनकी जो कह सकते हैं इनकी जो नाव थे उसमें तोपें लगी हुई थी, ठीक है। उसमें तोपें लगी हुई थी। अगर कोई भी इंसान है वो इस पॉलिसी को स्वीकार नहीं करता है या फिर बिना एक पास बनता था, ठीक है, अगर बिना उस पास के जाता है वो, तो उसके जितने गुड्स रहते थे उसको डुबा दिए जाते थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया था ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके बॉम्बे, अलीगढ़, कोलकाता या फिर दिल्ली। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज 1875 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़, दे आर राइट, ठीक है। अलीगढ़ में स्थापित किया गया था 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है मथुरा कला विद्यालय कौन से काल के दौरान अपने शीर्ष पे रहा है ये बताना है। ऑप्शन है आपके मौर्य, कुषाण, मुगल या फिर सल्तनत। जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी कुषाण, दे आर राइट, ठीक है। जो कुषाण शासक थे इन्होंने अपनी पहली शताब्दी से लेकर 175 ईस्वी के बीच जो है वो उत्तरी भारत के एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया था, ठीक है। और मथुरा कला परंपरा इस अवधि के दौरान विकसित कला परंपराओं में से एक थी। तो जिन्होंने भी जवाब दिया कुषाण, दे आर राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? बताइए उड़न लोमड़ी के रूप में कौन सा स्तनधारी प्राणी जाना जाता है? ऑप्शन है आपके उड़न गिलहरी, चमगादड़, डार्विन लोमड़ी या फिर सफ़ेद लोमड़ी। तो जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी चमगादड़, दे आर राइट, ठीक है। चमगादड़ जिन्होंने जवाब दिया है दे आर राइट। चमगादड़ जो है वो दुनिया का एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है, ठीक है। इसे उड़न लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को
मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? बताइए कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई या फिर विटामिन B3। सभी लोग जवाब दीजिए। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन B3, दे आर राइट। ठीक है, जो विटामिन B3 है वो मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। इसका रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनेमाइड है। निकोटिनेमाइड, यह जल में घुलनशील होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और निष्क्रिय करता है? बताइए। मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और निष्क्रिय करता है, नियंत्रित करता है, सॉरी, सक्रिय और नियंत्रित करता है, कंट्रोल में। ऑप्शन है आपके जिंक, लोहा, फास्फोरस या फिर मैग्नीशियम। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम, दे आर राइट। मैग्नीशियम जो है मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। ये मानव शरीर में पाए जाने वाले 5 रासायनिक तत्वों में से एक है और मानव शरीर में जो जैविक क्रियाओं में सहयोग करता है वो यही है। ठीक है, पत्तेदार सब्जी, केला, शलजम, बादाम, काजू, ये सब इसके स्रोत माने जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, SEBI का पूर्ण रूप क्या है? यानी फुल फॉर्म बताना है आपको SEBI का। ऑप्शन है आपके स्टेट एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टेट एंड एनरोलमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर सिक्योरिटीज एंड एनरोलमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। बताइए SEBI का फुल फॉर्म। तो SEBI का फुल फॉर्म जिन्होंने भी बताया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी, दे आर राइट। ठीक है, जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भारत में प्रतिभूति और वित्त नियामक बोर्ड है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 12 अप्रैल को हुआ था। 12 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 1992 में SEBI की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मार्ग है, क्या है ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके अंडा उत्पादन हेतु एक सरकारी सहकारी संस्था, कृषि उत्पादों में मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर या फिर उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक मार्ग क्या है? बताइए एक मार्ग। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर, दे आर राइट। ठीक है, एक मार्क जो होता है वो एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एक मार्क लगा होता है उसके बारे में ये बताया जाता है कि वे उत्पाद जो होते हैं कुछ निर्धारित मानक होते हैं, उस पर खरे उतरते हैं, क्वालिटी इस पे चेक की जाती है एक तरीके से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सा उचित मिट्टी है ये बताना है आपको। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। बताइए गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? तो बात करते हैं गेहूं की खेती की, तो इसके लिए दोमट मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है। जो दोमट मिट्टी होती है वो गेहूं की खेती के लिए उचित है। जो दोमट मिट्टी है उसमें ज़्यादातर रेत खाद का मिश्रण होता है, ये रेतीली रूप से होती है। इसमें 40% सिल्ट, 20% चिकनी मिट्टी और 40% बालू होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, युगोस्लाविया की राजधानी क्या है ये बताइए। पोलैंड, बेलग्रेड, नाइजीरिया या फिर हंगरी। बताइए युगोस्लाविया की राजधानी।
ये जो यूरोपीय देश है यूगोस्लाविया, इसकी राजधानी क्या है? बेलग्रेड है। क्या है? बेलग्रेड है। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है। ठीक है, बात करते हैं पोलैंड की। और पोलैंड की राजधानी क्या है? वावस, वॉरसा। क्या है? पोलैंड की राजधानी क्या है? वॉरसा है। ठीक है, बात करते हैं अगर नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया की रानी क्या है? अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। ठीक है, और हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। नोट डाउन करते रहिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? बताइए। डियागो गार्सिया प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? डियागो गार्सिया कौन से महासागर पे स्थित है? बताइए। तो बात करते हैं डियागो गार्सिया की, जिन्होंने जवाब दिया है हिंद महासागर, दे आर राइट। ठीक है, डियागो गार्सिया जो है वो हिंद महासागर पर स्थित है। डियागो गार्सिया एक उष्णकटिबंधीय पदचिन्ह आकार के मूंगे का प्रवाल द्वीप यानी एलोट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंडा भाषा समूह किससे संबंधित है? बताइए। मुंडा भाषा समूह ऑस्ट्रो एशियाई, हिंद आर्य, चीनी तिब्बती या फिर द्रविड़? बताइए। मुंडा भाषा समूह। तो मुंडा भाषा समूह की बात करें, जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रो एशियाई, दे आर राइट। ठीक है, ये ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है, जिसे भारत तथा बांग्लादेश के लगभग 1 करोड़ लोग बोलते हैं। ये ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की एक शाखा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यानी कौन सी नदी का उद्गम भारत के बाहर है? किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या फिर नर्मदा। सभी लोग जवाब देंगे। किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, दे आर राइट। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमांग युगडुंग हिमनद से निकलकर हिमालय की समांतर पश्चिम पूर्व में बहती है। और इसे तिब्बत में सांगपो, ठीक है, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है आपका, वो है आपातकाल के समय में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताना है आपको। आर के वेंकटरमन, के आर नारायण, मोहम्मद हियादुल्लाह या फिर फरुखुद्दीन अली अहमद? सभी लोग बताइए। आपातकाल के समय में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी फरुखुद्दीन अली अहमद, दे आर राइट। ठीक है, भारत में 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977, ठीक है, यानी कि कितने मंथ हो गए? 21 मंथ। ठीक है, भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 21 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, भारत के जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे वो फरुखुद्दीन अली अहमद ने तत्कालिक भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी
की सलाह पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन भारत में आपातकाल लागू करने की घोषणा की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? बहादुरी के लिए सर्वोच्च पुरस्कार बताना है आपको। ऑप्शन है आपके अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या फिर वीर चक्र। सभी लोग जवाब देंगे। तो बहादुरी के लिए दिया जाने वाला चक्र जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी परमवीर चक्र दिया, राइट। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1947 में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, सीरिया की राजधानी है कहाँ, कौन सी है ये बताना है आपको। अलेप्पो, दमिश्क, होम्स या फिर हमा। बताइए सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया जो है वो दक्षिण पश्चिम एशिया का एक देश है और इसकी राजधानी क्या है? दमिश्क है। जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, दे आर राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है? बताइए। ऑप्शन है आपके मुल्कराज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फर्स्टन, विद्याधर सूरज प्रसाद नैपॉल या फिर स्माइल मर्चेंट। बताइए माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। तो बात करते हैं माई पैसेज फ्रॉम इंडिया की। ये पुस्तक जो है वो स्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई है। जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, दे आर राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? बताइए। ऑप्शन है आपके 26 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946 या फिर 26 नवंबर 1946। सभी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946, दे आर राइट। इसमें संविधान सभा की जो है पहली बैठक की गई थी नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। ठीक है, सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य की बात करें तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्हें सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? बताइए। भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची कौन सी अनुसूची प्रदान करती है? ये बताना है आपको। 11वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 12वीं अनुसूची या फिर 8वीं अनुसूची। सभी लोग जवाब दीजिए। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची, दे आर राइट। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान, हाँ ठीक है, हाँ सही है। जिन्होंने भी जवाब दिया था 8वीं अनुसूची, दे आर राइट। ठीक है, 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची थी वो 14 भाषाएं थी उसमें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को किससे लिया गया था? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किससे लिया गया था? आयरिश संविधान, अमेरिकी संविधान, जर्मन संविधान या फिर जापानी संविधान। बताइए। तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए आयरिश संविधान, दे आर राइट। ठीक है, जो भारतीय संविधान है उसमें आयरलैंड की नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा संसद में मनोनीत सदस्य इत्यादि लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी। बताइए। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी कथक, दे आर राइट। ठीक है, कथक जिन्होंने जवाब दिया, कथक नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है
और ये भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से एक है। कथक शब्द का जो उद्भव है वो किससे हुआ है? वो कथा से हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? कौन से जिले ऐसे हैं जिसे पीतल नगरी से नाम से जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर या फिर मुरादाबाद? सभी लोग जवाब दीजिए। पीतल नगरी। तो बात करते हैं पीतल नगरी की, तो उत्तर प्रदेश में जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी मुरादाबाद दिया, राइट। ठीक है, मुरादाबाद को बोला जाता है पीतल नगरी। ये जो है ये जिला रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। मुरादाबाद जो है पीतल के काम के लिए फेमस है। इसे क्या कहते हैं? ब्रॉस सिटी भी कहते हैं, ब्रॉस सिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बिरहा, आल्हा, रसिया या फिर लंगूरिया? बताइए। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत। तो जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी आल्हा, दे आर राइट। ठीक है, बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत क्या है? आल्हा है। ठीक है, जो बात करते हैं बिरहा की, तो बिरहा कहाँ का है? वो पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिमी बिहार में गाया जाता है। लंगूरिया जो है वो बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश? बताइए। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, दे आर राइट। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है और जो यूपी की सीमा है उसको स्पर्श करने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो नेपाल, उत्तराखंड। पश्चिम उत्तर में बात करें तो हिमाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल, पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान है। ठीक है, दक्षिण में मध्य प्रदेश और दक्षिण में दक्षिण पूर्व में बात करें तो छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार एवं झारखंड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस में के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? बताइए। मछली, गरुड़, मोर या फिर और गैंडा? बताइए। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह जो होते हैं वो नेवी ब्लू और रेड का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ अशोक की लाट रहती है, उसके नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा रहता है। ठीक है, और उसके नीचे किसकी आकृति बनी रहती है? 2 मछली की चित्र बनी होती है। ठीक है, जिसके नीचे यूपी पुलिस लिखा गया होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? ऑप्शन है आपके इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बाराबंकी। बताइए। जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी फर्रुखाबाद, दे आर राइट। ठीक है, जो भेड़कुंड है जहाँ पे अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था वो यूपी के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? बताइए। वी आर ललितांबिका, पॉल लिंच, रवीश कुमार, नीरज चोपड़ा? जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए वी आर ललितांबिका, दे आर राइट। ठीक है, वी आर ललितांबिका हैं। ठीक है, दिसंबर 2023 में वी आर ललितांबिका को भारत के गगनयान मिशन में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर ऑफ विलीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था। किससे? शेवलियर ऑफ वी लीजन डी ऑनर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, केरल? सभी लोग बताइए।
जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरल, दे आर राइट। ठीक है, जो 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन है वो केरल में किया गया था। ये आयोजन आयुष मंत्रालय ने किया, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बल में 8D कैंप बनाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी? मनीषा पाढ़ी, जया वर्मा सिन्हा, अरुण केसरी, पल्लवी मिश्रा। तो जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए मनीषा पाढ़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मनीषा पाढ़ी जिन्होंने जवाब दिया, दे आर राइट। वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को भारतीय सशस्त्र बल की भारत में पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आई होप आज के सेशन आपको पसंद आए होंगे, और आज के सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।